आज के बंगाल के बारे में पुराणों में बहुत कुछ बताया गया। भैया जानते हैं कि बंगाल किस तरह से कनेक्ट है हमारे एंशंट हिस्ट्री के साथ। ना केवल बंगाल बल्कि पूरे के पूरे ईस्टर्न इंडिया के बारे में जो वर्णन पुराण बताते हैं वो ये है कि वैवस्वत मनु, जो कि इस मनवंतर के मनु थे, उनकी छठी पीढ़ी में ययाति नाम के एक राजा हुए। ययाति के 5 पुत्र थे, यदु, तुरावसु, ध्रुयु, अनु और पुरु। यदु सबसे बड़े थे, पुरु सबसे छोटे थे। यदु से यादव निकले, पुरु से आगे जाके भरत, फिर कुरु और आगे जाके पांडव और कौरव हुए और महाभारत। तो ये तो 2 बहुत फेमस लीनिएजेस हैं। ध्रुयु, तुरावसु और अनु के बारे में कम बातें होती हैं, तो हम इनके बारे में अलग वीडियोस में बात करेंगे। आज हम सिर्फ अनु के बारे में बात करेंगे क्योंकि अनु का संबंध ईस्टर्न इंडिया से है और ये है हिस्ट्री ऑफ बंगाल। तो बंगाल के रीजन को तब अनव रीजन कहा जाता था, अनव देश कहा जाता था, अनु से अनव देश। और इसमें असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो आज के बांग्लादेश, ये सारे जो रीजन्स हैं ये ग्रेटर बंगाल हुआ करते थे, जो बाद में आगे जाके अंग्रेज़ों के टाइम में अलग अलग बन। बट बहुत लंबे टाइम तक ये पहले भी इसी तरह से यूनिफाइड वे में अनव किंगडम के नाम से, अनव देश के नाम से प्रसिद्ध थे। और ये भारत के पूर्वी देश के नाम से वेदों और पुराणों में उल्लेखित है। अब अनु के वंशजों में आगे जाके एक हुए महाराज सुतपा और उनके पुत्र थे महाराज बलि। महाराज बलि के 5 पुत्र हुए और उनका नाम था अंग, वंग, कलिंग, कुंद और सोमा। सो अंग तो बिहार हुआ, वंग बंगाल, कलिंग उड़ीसा, कुंद्र असम और नॉर्थ बांग्लादेश, और सोमा पार्ट्स ऑफ टुडेज वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। सो एक छठे पुत्र भी थे औद्र, जिनकी सेंट्रल उड़ीसा में किंगडम थी जो एब्जॉर्ब हो गई कलिंग में। तो आगे जाके उनके वंशजों के नाम नहीं आते थे। तो ये थे ये 5 राज्य बने जो अनव देश था, में 5 हिस्से हुए। नाउ अनु के ही वंशजों में आगे जाके जब अंग आए, अंग के जो पुत्र थे उनका नाम था वीना। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। A lot of people are going to be very proud of this. So वीना एक बहुत ही क्रूर शासक थे, तो उनकी एक पॉलिटिकल अपराइजिंग में हत्या हो गई। और वीना के वध के बाद वीना के सप्तऋषियों ने वीना की बॉडी को चर्न करके उससे पृथु का जन्म किया। पृथु को विष्णु पुराण और हरिवंशम और भागवत पुराण विष्णु का एक बहुत ही महान अवतार बताया जाता है। 10 अवतार में इसकी कहानी नहीं मिलेगी, बट उनको विष्णु के महानतम अवतारों में गिना जाता है। और पृथु एक राइटियस किंग हुए, उन्होंने धर्म की स्थापना की और पूरी पृथ्वी पर राज किए। इनफैक्ट पृथ्वी का नाम पृथु से ही आता है। इस धरनी का नाम पृथु के नाम पर ही रखा गया। पृथु ने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में अडॉप्ट किया। ही वॉज दैट पावरफुल। उस समय ऋषियों ने लिखा है कि अगर आप आकाश से धरती का व्यू लेते, क्योंकि हमारे प्राचीन काल में ऋषियों के पास आकाश आवागमन की शक्ति होती थी, तो धरती पर जगह जगह केवल यज्ञ कुंड ही दिखते थे। इतने यज्ञ और हवन करे महाराज के। तो ये कितने महान राजा बिहार से थे। बिहार के एक राजा के नाम पे इस पूरी धरती को नाम लगी। जिस तरह से पुरु की, अनु के भाई पुरु की लीनियज में भरत हुए, जिसके नाम पे भारत को इस देश को नाम मिला और आज तक वो नाम चल रहा है, वैसे ही इस पूरे ग्रह को, इस धरती को, हमारी धरनी को नाम मिला बिहार के एक राजा से। आगे जाते हैं तो अंग के ही लीनियज में, यानी जो बिहार वाला पोर्शन था, उसी लीनियज में अधिरथ आते हैं। ये वही अधिरथ है जो धृतराष्ट्र के सारथी बने। तो जब क्षत्रिय इस तरह के प्रोफेशन लेते थे तो उन्हें सूत कहा जाता था। वो हाइब्रिड हो जाते थे, तो किसी कारण से वो राजवंश से बाहर हो गए थे और हस्तिनापुर में आके उन्होंने सारथी की नौकरी कर ली। और वो क्योंकि उनका एक रॉयल पास था, तो धृतराष्ट्र के मित्र भी थे, उन्होंने ही आगे जाके कर्ण को अडॉप्ट किया। और कर्ण पहुँच के
कुरु प्रिंसेस की पासिंग आउट एग्जीबिशन में, और वहाँ जाके उन्होंने उनके स्किल्स के एग्जीबिशन में अर्जुन को चैलेंज कर दिया, और अर्जुन उस पर कुलगुरु कृपाचार्य ने कहा कि भाई तुम तो रॉयल ब्लड नहीं हो। इसके जवाब में दुर्योधन ने अंग का राज्य, जो कि भीष्म पितामह ने जीता था ओरिजिनल रॉयल फैमिली से, वो दे दिया कर्ण को। तो ये एक पूरा लूप क्लोज हो गया, यानी कर्ण के थ्रू अधिरथ के पास अपना खोया हुआ राज्य आ गया। तो ये भी एक हैप्पी स्टोरी है, साइड स्टोरी है महाभारत की, जिसपे मेन नरेशन में जनरली टेलीविज़न सीरियल्स वगैरह में ज़्यादा चर्चा नहीं होती, तो ये किसी को पता नहीं चला, बट ऐसा हुआ था। तो ऑब्वियसली कर्ण ने महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट किया कौरवों की तरफ से, और उसके पुत्रों ने भी, और उसके कई पुत्रों के वध अभिमन्यु ने किए, और जो एक पुत्र उनका जीवित रह गया था उसको बाद में इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों ने दिया, जब उन्हें पता लगा कि ये हमारे बड़े भाई थे और ये हमारे बड़े भाई का पुत्र है। बट जब नहीं पता था तो युद्ध के दौरान कई पुत्रों को अभिमन्यु ने मारा, और फिर अभिमन्यु को कर्ण ने मारा। ऐसे ही वंग के समुद्रसेन और चंद्रसेन थे महाभारत काल में, और उनका वध भीम ने किया, क्योंकि वो भी कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, और कलिंग के राजा भी कौरवों की तरफ से युद्ध करते, श्रुतायुध। तो श्रुतायुध का वध भी भीम ने ही करा। और पौंड्रक वासुदेव पुंड्र के राजा थे। पुंड्र जो असम और नॉर्थ बांग्लादेश को मिला के बनता था तब, तो पार्ट्स ऑफ असम एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बांग्लादेश। तो पुंड्र ने वासुदेव कृष्ण से दुश्मनी कर ली थी। तो वासुदेव कृष्ण का नाम और उनके भाव भंगिमा धारण करके वो उन्हें चैलेंज करा था कि तुम विष्णु के अवतार नहीं, मैं हूँ, और मैं हूँ असली वासुदेव। तो महाभारत युद्ध से जस्ट पहले कृष्ण जी को पौंड्रक वासुदेव का वध करना पड़ा, और उसके पुत्रों ने फिर महाभारत में पार्टिसिपेट किया, और कृष्ण और अर्जुन के आगे आके खड़े हो गए, और फिर से अर्जुन ने उसके पुत्रों का भी वध कर दिया। तो ये थे इनके महाभारत काल के वर्णन जो हमें मिलते हैं पुराणों के बाद, यानी महाभारत से बहुत पहले भारत बना, और भारत से बहुत पहले ये 5 भाइयों के राज्य की, अंग वंग कलिंग पुंड्र और सोमा के राज्य की कथा मिलती है। तो वहाँ से महाभारत तक तो ये वर्णन था। अब आते हैं महाभारत के इमीडिएटली बाद जब कलयुग शुरू होता है, तो एक बौद्धयान धर्म सूत्र है जिसमें कि कहा गया है, इनको स्क्रिप्चुअली शन कर दिया गया है पांचों किंगडम्स को, पांचों भाइयों की, कि ये वेद को फॉलो नहीं करते हैं, और यहाँ ट्रैवल करना भी पाप है, और आपको पुनः सोत्तम करके एक विधि होती थी शुद्धि करने की, वो करनी पड़ेगी अगर आप इन ईस्टर्न किंगडम्स में ट्रैवल करेंगे। तो ये भी एक स्टेटस आया इनका कलयुग के शुरुआत में। अथर्ववेद में पहले ही ये उद्घोष हुआ था कि ये किंगडम्स जो हैं पांचों, इनमें वेद का विनाश, ये वेद को सबसे पहले त्यागेंगी, और ये अपनी ऑटोनॉमी भी खो बैठेंगी, और वो हुआ। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों के ओरिजिन का एपिसेंटर रहा यही पांचों किंगडम्स, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और इनके राजाओं ने आगे बढ़ के इन दोनों धर्मों को अडॉप्ट भी किया। ये दोनों अपने आप में बहुत ही सुंदर धर्म है, पर वेदों की लाइन पे नहीं है, वेदों से अलग है, और इसीलिए वो उद्घोष सही है, काफ़ी प्रोफेटिक है कि वेदों का त्याग सबसे पहले देश में यही करेंगे, और आगे जाके जब मगध का यूनिफाइड राज्य बनता है तो इनकी ऑटोनॉमी भी सबसे पहले जाती है। तो आपको पता ही होगा, अंग को जीत लिया महाराज बिंदुसार ने, और उसके बाद जब अशोका के आने तक पूरा कलिंग जीत चुका था मगध। तो इस प्रकार ये 5 किंगडम्स घटती बनती बिगड़ती रहीं, बट आज तक स्थापित हैं। आगे जाके जब कलयुग शुरू हो गया और ये सारी घटनाएं घटी, फिर आज से 1400 साल पहले इस्लाम का उदय हुआ, और अरब से पहले तो इस्लाम का ऑनस्लॉट सबसे पहले वेस्टर्न इंडिया ने झेला। तो अफ़गानिस्तान पूरी तरह से मुसलमान हो गया, और
आज जो पाकिस्तान है उस एरिया में भी बहुत लोगों को अपने हथियार डाल के कलमा पढ़वाया गया, और एक बार युद्ध हार गए तो वो सीरीज़ में उठने से पहले ही अटैक कर करके सब लोगों को सरेंडर करवा दे। तो बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान के आज के रीजन्स तक लोगों को कन्वर्ट किया गया। बट रेजिस्टेंस मिलती थी पानीपत, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, इन सब इलाकों से, तो ये आक्रांता वापस चले जाते थे। और हमारे जो राजस्थान के राजपूत हैं उन्होंने भी 781 से लेके जब मोहम्मद कासिम आया था तब से लेके आगे पृथ्वीराज चौहान तक काफ़ी रोकने में कारगर रहे ये लोग। सक्सेस मिली इनको। सैनिक कम से कम 300-400 साल हमारे राजपुत्रों ने रोक के रखा इस्लाम को भारत में आके राज्य करने से। बट पृथ्वीराज की चूक से वो आ गए। एक बार दिल्ली आ गए तो फिर दिल्ली से एक पठान बख्तियार खिलजी, वो चला गया बंगाल अटैक करने। He was a mercenary in the army of Delhi Sultanate, and he came and he attacked Bengal, established a small fortress there, and then attacked Nalanda, which is a very big blot on our history, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से, यहाँ तक कि बताया जाता है कि खुद यीशु मसीह यहाँ पे पढ़ने आए थे और कई सारी चीज़ें यहाँ से सीख के गए। और इससे ये नहीं कहा जाता कि क्रिश्चियनिटी में हमारे यहाँ का कुछ कंट्रीब्यूशन है, बट ये है कि यीशु मसीह, जैसे हम आज जाते हैं यूएस की और यूरोप की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने, उसी तरह से तब की ये बड़ी यूनिवर्सिटी थे तो दुनिया भर के लोग आते थे ज्ञान की खोज में। सिस्टम सेम नहीं था जो आज है। आज तो बिज़नेस है, पैसों के लिए करते हैं, बट तब एक्चुअली में ज्ञान बांटा जाता था। तक्षशिला थी, नालंदा थी, विक्रमशिला थी, और भी 7-8 और थी, 10-11 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में थी। तो नालंदा में काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ आके पढ़ के गए। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को पूरा जला दिया उसकी नॉलेज से ईर्ष्या करके। वो एक फैनेटिक इस्लामिक कट्टरपंथी था जिसने फिर असम पर अटैक किया, और असम के उस समय के जो राजा थे उन्होंने बुरी तरह से इसको हराया, और इसको पर मारा नहीं, ऑलमोस्ट अधमरा करके बुरी हालत में पूरी फ़ौज ख़त्म करके 2-4 लोगों के साथ भेजा। बट उनकी गलती ये हुई कि उन्होंने इसका पीछा करके बंगाल में आके इसको मारा नहीं, वो असम से निकाल दिया, तो वो अपना शांत होकर बैठ गया। तो वो शायद उनकी तरफ से एक गलती थी, बट उसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ा। जब इसकी सेहत ठीक हो गई फिर उसने उठ के फिर पूरे बंगाल में सल्तनत राज्य स्थापित कर दिया। और उसी के कारण हम देखते हैं, क्योंकि इन्होंने जजिया लगाया बंगाल में, तो गरीब जो थे, जो हमारे हाथों के कारीगर कहते हैं, जिसको हमारी वर्ड में उसमें शूद्र भी कहते हैं, तो ये सारे लोग कैसे जजिया देते? कोई बढ़ई था, कोई नाई था, कोई तेली था, कोई कसाई था, कोई जुलाहा था, कोई दर्जी था, अलग अलग जो कारीगर थे, कोई मूर्तिकार था। इन सब को कन्वर्ट होना पड़ा क्योंकि वो जजिया अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स एट सम पॉइंट देखो, अगर वर्ण व्यवस्था से रिलीफ की बात होती और उसमें कोई दिक्कत होती तो हज़ारों साल ये पनपते नहीं, ये वर्ण के लोग। तो ये तो एक दुराग्रह है कि कहना कि हिंदुज़म में ये सब वर्ण व्यवस्था वगैरह थी तो कास्ट सिस्टम की वजह से लोग परेशान होकर छोड़ के जाते थे। मेन बात ये थी कि जो हमारे आज जिनको आप शेड्यूल कास्ट या हरिजन या लोअर कास्ट कह रहे हैं, वो लोग जजिया अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनकी अपनी दुनिया थी, वो अपने अच्छे से खुश रहते थे हमारे वर्ण व्यवस्था में, बट वो जजिया अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए, और उन्हें धंधा तो करना ही था, बेच के ही काम चलाते थे, इसीलिए वो कन्वर्ट हुए। जो बनिए थे, जो क्षत्रिय थे, वो जजिया अफोर्ड कर गए तो वो रह गए, ब्राह्मण भूखे मरे। और कई सारे क्षत्रिय भी जब उनकी जागीरें छीन ली गई तो वो भी कन्वर्ट हुए। इसलिए उस रीजन में बख्तियार खिलजी को क्योंकि मारा नहीं गया, तो इस वजह से उस रीजन में बहुत ज़्यादा इस्लाम फैल गया और बहुत लंबे टाइम तक सल्तनतें चली।
आगे जाके काला पहाड़ की भी एक स्टोरी हुई, जिसने कलिंग और बंगाल में बहुत दर्दनाक हत्याएं करी धर्म के नाम पे। वो एक हिंदू था जो कन्वर्ट हुआ और उसने बहुत हत्याएं करी। सो ये था बंगाल का पास्ट इस्लामिक टाइम में, कलयुग के शुरू होने के 3-3.5 साल बाद। उसके बाद आता है टाइम अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने भारत में आने की शुरुआत ही कलकत्ते से करी। मुसलमान राज्य ख़त्म होने के दौरान जब मुग़ल साम्राज्य दिल्ली से कमज़ोर हो गया था, तो बंगाल के जो नवाब थे वो बहुत ताकतवर हो गए थे और बंगाल बहुत प्रॉस्पेरस भी हो गया था, क्योंकि उनका सी रूट से बहुत अच्छा ट्रेड होने लग गया था। इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ द मुग़ल टाइम्स। तो उनके टाइम पे जो मनसब होते थे, सबसे समृद्ध मनसबों में से बंगाल आता था। सबसे समृद्ध मनसब ही था बल्कि बंगाल। तो उसके नवाब के पास ऑब्वियसली बहुत सारे सेठ थे, अमीर, और उनमें से एक अमीर सेठ गुस्सा हो गया नवाब की एरोगेंस से, और उसने उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ पैर जमाने की कोशिश करती, उनके साथ मिलके नवाब को बैटल ऑफ प्लासी में हरवा दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसे भी नहीं थे, वो पैसे भी उन्हें इंडिया के ही एक सेठ से मिले थे, जगत सेठ। तो आप सोचिए कि वो ब्रिटेन जो भूखों मर रहा था और जो खाना और बिजनेस की तलाश में इंडिया आया, वो आज हमें अनसिविलाइज्ड और गरीब बोलता है, जबकि उनके पास इंडिया आके 250 साल तक यहाँ बैटल लड़ने तक की कैपेबिलिटी नहीं थी। उस सेठ ने अगर साजिश नहीं करी होती और पैसे नहीं दिए होते और ये बैटल ऑफ प्लासी नहीं हारे होते, तो अंग्रेज यहाँ पैर भी नहीं जमा पाते। बट उसका एक चेंजिंग फैक्टर ये हुआ, वो एक कैटलिस्ट था कि इस्लामिक रूल धीरे धीरे पूरे इंडिया से ख़त्म हो गया। और आज़ादी की लड़ाई के दौरान एक ये भी चेंज आया कि जो कहा गया कि वेद सब क्योंकि सबसे पहले बंगाल में ही घुसे अंग्रेज़, तो उन्होंने अपना सिस्टम सबसे पहले बंगाल में इस्टेब्लिश किया। जो मकौले का 1827, 1835 वगैरह का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें तब बंगाल में ही सरकार थी, अंग्रेज़ों की सत्ता थी। और 1857 के बाद भी कलकत्ता से ही रूल करते रहे, जब तक कि न्यू दिल्ली नहीं बनाया गया 1920s में। तो सारे चेंजेस पहले वहीं इफेक्ट में आते थे, और सेंटर ऑफ लर्निंग भी हो गया था। अगर आपको अंग्रेज़ों की नौकरी करनी है तो अंग्रेज़ों की शिक्षा पानी है, अगर सरकारी नौकरी करनी है तो आपको अंग्रेज़ों की शिक्षा पानी है, और उसके लिए फिर आपको अंग्रेज़ी स्कूल जाना पड़ता था, और जो वो पढ़ाते थे वो आप सीखते थे। तो धीरे धीरे लोग अपने गुरुकुल की शिक्षाओं से दूर हो गए। इफेक्टिवली बंगाल लेड द वे ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम वेद्स, प्रीटी मच, जो अथर्ववेद में बहुत पहले लिखा गया था, सो वेरी प्रोफेटिक। और फिर जो बाकी राजा महाराजा भी थे, वो भी अंग्रेज़ों के साथ मिलजुल के रहना चाहते थे, तो वो भी इन्हीं की एजुकेशन और इंग्लिश कल्चर को प्रेफर करते थे। उससे उनको ब्रिटेन में जो एलिजेंस थी उनकी, वो निभाने में बहुत आसानी मिलती थी और उनको समझने में आसानी मिलती थी, बिकॉज दे हैड बिकम देयर डी फैक्टो बॉसेस। सो बहुत तेज़ी से इंग्लिश कल्चर फैला और बंगाल में एक चेंज आया, काइंड ऑफ इंडियन रेनेसांस। बहुत सारे सोशल चेंजेस राजा राममोहन रॉय वगैरह लाए, बहुत सारी स्पिरिचुअल रिसर्जेंस भी आई, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दे लेड द वे। बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स यहाँ से हुए। श्यामाचल नेहरी काशी में थे, बट थे बंगाली। और उसके बाद श्री युक्तेश्वर बंगाल में थे। स्वामी योगानंद बंगाल से थे, जिन्होंने जाके पूरे विश्व में क्रिया योग का प्रचार किया बाद में, और हमारा बहुत नाम किया। तो ऐसी कई विभूतियाँ बंगाल से ही निकली, और ये चेंज बंगाल में आता रहा। और एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, मार्क्स के होने के बाद, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से बंगाल बहुत इम्पैक्ट हुआ और एक लेफ़्ट का फोर्ट्रेस बन गया बंगाल। और बंगाल में 40 साल लेफ्टिस्ट लोगों का राज रहा। उसके बाद
फिर तृणमूल कांग्रेस आई, उससे पहले थोड़े दिन कांग्रेस थी, बट बहुत लंबे टाइम तक लेफ्टिस्ट पार्टीज़ ने वहाँ रूल किया। और आज भी बंगाल में लेफ्ट आइडियोलॉजी सबसे प्रोमिनेंट है, एंड दैट्स हाउ बंगाल चेंज है। और इस सब दौरान ग्रेटर बंगाल का डिवीज़न हुआ, असम अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। आज़ादी के बाद तो बिहार का फर्दर डिवीज़न हो गया, झारखंड बन गया, और वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आ गई। और पिछले 15 साल में उन्होंने वेस्ट बंगाल को वेस्ट बांग्लादेश बनाने के लिए बहुत मेहनत करी, और सभी लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाने में या क्रिश्चियन से मुसलमान बनाने में बहुत मेहनत करी, और हिंदुओं और बौद्धों का दमन हुआ। और इस सब को अब जाके इस इलेक्शंस, इन रीसेंट इलेक्शंस में ख़त्म किया गया जब भारतीय जनता पार्टी जीती, और अब हम एक चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये थी कहानी इस मनवंतर की शुरुआत से अभी तक की हमारे बंगाल की। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ययाति के बाकी बेटों ने कहाँ राज्य स्थापित किया और हम उन्हें कैसे जानते हैं आज।